अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द खान अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा टॉपिक है न्यूटन लॉस के ऊपर। इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मोशन क्या होती है, किस तरह हम किसी भी मोशन का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मोशन है। मोशन की क्वांटिटी क्या है, मकदार क्या है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, ये बात याद रखें। तो लॉ हमें क्या कहता है, चलो डिफिनीशन से शुरू करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है, दिस लॉ स्टेटेड दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये कह रहे हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का। जितना फोर्स आप लगाते हो उतना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और जितना मास है उस ऑब्जेक्ट का वो उस एक्सेलरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना मास बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा। तो आई एक्सप्लेनेशन की तरफ कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है m, एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी है हमारे पास, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फोर्स लगाते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, मूव करता है आगे। क्यों? हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो ऑब्जेक्ट हरकत करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेगा, ठीक है। इसके अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट हरकत करता है, मोशन करता है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन खामखा प्रोड्यूस होता है। तो हम इस पे फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ है वो भी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ए इसी डायरेक्शन के अंदर है। अब ये एक्सेलरेशन की जो क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस एफ पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी के साथ उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स ए डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में है और मोशन उस डायरेक्शन के अंदर है, इस तरफ से है, अपोजिट साइड से, तो ये ऑब्जेक्ट स्लोली स्लोली क्या होगा, वो अपना मैग्नीट्यूड जो है, जो एक्सेलरेशन है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा और रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जब फोर्स और मोशन दोनों होंगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा और जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा, हम मैथमेटिकली इस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकली हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इस फोर्स की वजह से हो रहा है। जब हम ये फोर्स कम करेंगे तो ये एक्सेलरेशन जो है, ये मूवमेंट है, ये भी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब ये कि पीछे से लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो रहा है। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि दो क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अगर एक डिक्रीज करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी, अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, जो कि ये एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्ट रिलेशन में है।
दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है, या एक्सेलरेशन को हम ये कह सकते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट अपना मास इंक्रीज कर रहा है, इसका मास ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास डिक्रीज होगा। यहाँ पर m अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, कि जब आपके पास एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो जब हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास इस तरह जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन आप लोगों को पता होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हमने लगाया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एफ डिवाइड बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी के भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट की जगह पर हम यहाँ पे के लिखते हैं, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। और उस कांस्टेंट के वैल्यू को हमने दिया है 1। ये 1 हम इसलिए देते हैं कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स एक ऐसी बॉडी पे लग रहा है, 1 न्यूटन फोर्स जिसका मास जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसका मास हमारे पास है 1 kg। इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? इसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम यहाँ पर 1 लगाते हैं कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम आ जाता है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एम को, यहाँ से एम ख़त्म हो जाता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है। अब ये इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इससे हम क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसके मुताबिक आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास तो है, वो मास कितना एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस सेकंड लॉ को क्या कहा कि ये हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मोशन, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मोशन होता है। तो इसको हम इस तरह भी कैसे, इस लॉ को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, कि हमारे पास जो भी नेट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगता है वो बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जितना मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी किसका? फोर्स का। तो फोर्स जो नेट फोर्स है वो बराबर आ जाता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है किसी हाइट से, ठीक है, और उसका मास है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास तो होगा, जब ये इस फ्लोर पे आके टकराएगा, यहाँ पर इस फ्लोर को हिट करेगा, एफ हमारे पास ये फ्लोर जो है वो हार्ड सरफेस है, तो जैसा ही ये फ्री फॉल करेगा तो ये इसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ेगा ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। जैसे ही ये इसको टच करेगा, कोलिजन होगी, इसकी जो एनर्जी होती है वो सडनली क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब कन्वर्ट हो जाती है, वो सडनली रेस्ट में आ जाता है। तो इसलिए इसका जो मास है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, मतलब उसका जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। आप एक बाल को ले लें, हार्ड पत्थर को ले लें, वो किसी हाइट से छोड़ दें, नीचे सरफेस भी हार्ड हो तो वो कोलाइड कर जाता है, तो इसकी वजह से वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह अगर मैं कहूँ कि सेम ऑब्जेक्ट को हम उसी हाइट से फ्री फॉल करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या रखते हैं? फोम गत्ता रखते हैं, 1-2 लेयर रखते हैं, फिर हम इसको छोड़ते हैं। फिर ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे हिट करेगा तो यहाँ जो सरफेस है
वो क्या है, वो स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपना शेप और साइज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो ग्रेजुअली। इसकी वजह क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट जब हार्ड सरफेस को टच करता है वो अपना एक्सेलरेशन एकदम जीरो कर देता है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं होगा, एक सडनली वो बिकम टू जीरो हो जाता है, तो अपना जो एनर्जी होती है वो अपने शेप को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर देता है। तो जब हम इधर फॉर्म रखेंगे, ठीक है, इसकी जो एनर्जी होती है या इसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है इस फॉर्म की वजह से, इसलिए इसका शेप और साइज जो है वो ख़राब नहीं होता, वो बच जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। इसका और एक एग्जांपल भी है कि जब फील्डर कैच को पकड़ने की कोशिश करता है, वो हार्ड बॉल की मैं बात करूं तो हार्ड बॉल को पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ख़ास स्पीड से आ रहा होता है, ठीक है। कोलिजन की वजह से, बैट और बॉल कोलिजन की वजह से वो हवा में होता है, वो ग्रेविटी की वजह से वो एक्सेलरेट भी होता है। जब आप उसको कैच करोगे तो आप डायरेक्ट कैच नहीं कर सकते, ठीक है, या आपको हेड करेगा, आपके जो उंगली फिंगर जो होती है वो भी थोड़ी बहुत उसमें फ्रैक्चर आने की खतरात होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस ख़तरे को कम करने के लिए हम कहते हैं कि जब आप कैच पकड़ने जाओ तो थोड़ा सा अपने हाथों को नीचे लेके जाओ। क्यों? ताकि जितने उसका मास है, जो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करना, एकदम उसको रोकना नहीं है। जब आप एकदम रोकोगे तो क्या होगा कि आपके हाथ पे जो है वो स्पीड से कोलाइड करेगा, कोलिजन की वजह से आपका हाथ जो फ्रैक्चर हो सकता है। तो आप क्या करोगे कि उसको ग्रेजुअली उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करोगे। तो जैसे ही आप उसको कैच करोगे, ठीक है, तो ग्रेजुअली अपना हाथ थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे, ठीक है। तो इस तरह उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, इसलिए आप लोगों को नुकसान भी नहीं होगा, आप बहुत सारे जो फ्रैक्चर है उससे बच सकते हो। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में होती है। ये हमने थोड़ा सा फिजिकली इसकी एग्जांपल पे सोचा कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो भी एक्सेलरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, और एक्सेलरेशन की वजह से बहुत सारे जो और टर्म्स है वो भी लग सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो समझ में आया होगा कि ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। जब हमारे पास फोर्स अवेलेबल हो, ठीक है, एक्सेलरेशन हो, हम मास फाइंड कर सकते हैं, या मास और एक्सेलरेशन अवेलेबल हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके पीछे फोर्स कितना लग रहा है। तो इसलिए हम इसको क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।